नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के क्रम में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में आज का हमारा यह 9वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियां और उनके उद्गम स्थल। जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक भी यही था, मध्य प्रदेश की नदियां एवं उसके उद्गम स्थल। तो कल के टॉपिक में हमने कुछ नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जो शेष नदियां बची हैं उनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी राज्य एवं देश के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ होती है वो क्या होती है? नदियाँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो सबसे सही आंसर होंगे वो आंसर व उनके नाम मेरे अगले वीडियो में आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके। और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक आता रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश भूगोल के क्रम में हमने अभी तक क्या क्या जानकारी प्राप्त की है और हमें अभी क्या क्या पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय जैसा कि हमने पढ़ लिया है। फिर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन भी हमने पढ़ लिया है। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। मृदा के बारे में भी पढ़ लिया है। प्रमुख चट्टानों के बारे और पर्वतों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। फिर मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ेंगे। तो कल हमने कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ा था? कल हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और देश की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर में बहती है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से बाएं ओर से 22 तथा दाईं ओर से 19 नदियां मिलती हैं। यह निकलती कहाँ से है? तो अमरकंटक से अनूपपुर ज़िले में से निकलती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो रानी अवंतीबाई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, और इसमें 29 बड़ी, 135 मध्यम व 30,000 छोटी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं या चल रही हैं। इसमें जलप्रपात कौन कौन से बनते हैं? तो सबसे पहले कपिल धारा, फिर दुग्ध धारा, फिर धुआंधार, फिर मंदार दर्दी, फिर सहस्त्रधारा, धुआंधार वो बनते हैं, जलप्रपात बनते हैं। फिर इसके बाद हमने चंबल नदी के बारे में जानकारी प्राप्त की। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। पुराणों में इसका नाम चर्मावती बताया गया है। यह मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। इसमें 3 परियोजनाएं हैं, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर परियोजनाएं हैं। यह मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है, राजस्थान से वापस मध्य प्रदेश में आती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाके इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद हमने बेतवा नदी के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी कि यह रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। फिर हमने सोन नदी के बारे में भी पढ़ा था, क्षिप्रा नदी के बारे में भी पढ़ा था और ताप्ती नदी के बारे में भी पढ़ा था।
ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री नदी भी कहते हैं। क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे पर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है। ठीक है ना। फिर आज जो हम पढ़ेंगे उसके बाद देखते हैं। फिर इसके बाद जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे वन, खनिज संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जनसंख्या, जनजाति एवं परिवहन। तो आगे बढ़ने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो कल का पहला प्रश्न था कि नर्मदा नदी को नमोदोष नाम किसने दिया था? तो ग्रीक विद्वान टॉलमी ने इनको नाम दिया था। दूसरा क्वेश्चन था कि खान नदी के किनारे मध्य प्रदेश का कौन सा शहर स्थित है? तो खान नदी के किनारे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनका उत्तर कुछ लोगों ने दिया है, लेकिन दोनों उत्तर किसी ने सही नहीं दिया है। तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने कम से कम प्रयास उत्तर देने का प्रयास किया है। और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वीडियो देखकर प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो शेष बची थी। तवा नदी। पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है तथा होशंगाबाद के समीप तवा नदी नर्मदा नदी में समाहित हो जाती है। तो नर्मदा नदी में समाहित हो जाती है तो तवा नदी हुई। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी हुई। निकलती कहाँ है? तो पचमढ़ी के निकट महादेव की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी में मिल जाती है। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा बांध बना है। ठीक है। नर्मदा नदी तथा तवा नदी के संगम पर मंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी एवं तवा नदी पर कौन से जलप्रपात का निर्माण होता है? तो मंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। अब ये जब मिलती कहाँ है? तो होशंगाबाद के पास मिलती हैं। तो ये जलप्रपात कहाँ बनेगा? होशंगाबाद के पास बनेगा। तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देनवा, मालिनी, शुकतवा आदि हैं। ठीक है। तो चलिए तवा नदी के मैप में देख लेते हैं। तो ये तवा नदी ये है, छोटी सी यहाँ से निकल रही है और यहाँ जाके नर्मदा में मिल जा रही। तो होशंगाबाद पचमढ़ी के पास से निकलती है और होशंगाबाद के पास जाके मिल जाती किसमें? नर्मदा नदी में। ये आपको तवा नदी दिख रही होगी, ये है तवा नदी। फिर चलिए आगे चलते हैं। इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस में बना है? तवा नदी पे बना है। फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पर सबसे बड़े सड़क पुल की लंबाई कितनी है? ठीक है ना। मध्य प्रदेश में नदी पे बने हुए सबसे बड़े सड़क पुल की लंबाई कितनी है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देना है। फिर दूसरी नदी है आज की पार्वती नदी। इस नदी का उद्गम सीहोर जिले में विंध्यन कगार से होता है। तो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर से निकलती है। यह नदी विंध्याचल की पश्चिम श्रेणियों से निकलकर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो कौन सी नदी की सहायक नदी हो गई? चंबल नदी की सहायक नदी हो गई। इसके किनारे आष्टा, राजगढ़, शाजापुर नगर बसे हुए हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? आष्टा, राजागढ़ और शाजापुर नगर बसे हुए हैं। मैप में देख लेते हैं। तो मैप में आपको पार्वती नदी ये दिख रही है, ये पार्वती नदी यहाँ से निकलती सीहोर से और जाके कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं। वैनगंगा नदी। सिवनी जिले के मुंडरा नामक स्थान से वैनगंगा का उद्गम होता है। वैनगंगा सिवनी जिले में अर्धचंद्राकार आकृति बनाती हुई प्रवाहित होती है तथा इसके पश्चात भंडारा जिला, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, प्रवाहित होती हुई वर्धा नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है ना। तो कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले से निकलती है। जो वैनगंगा नदी है मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना। किस नदी में मिल जाती है? जाके वर्धा नदी में मिल जाती है।
इन दोनों के संगम के बाद नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है। किसके किसके संगम के बाद? वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम जहाँ पे होता है उसके बाद इनका नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता हो जाता है। तो आपको मैं दिखा दूं, वैनगंगा नदी, ये वैनगंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ चली जाती है दक्षिण में, ठीक है ना, अर्धचंद्राकार होते हुए यहाँ से दक्षिण में चली जाती है। यहाँ अब आप लोग देख लीजिए और अच्छे से, ये वैनगंगा नदी है। वैनगंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कन्हान, पेंच, चुलबुंद, चंदन और बावनथड़ी है। आगे जाकर यह नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार वैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी हुई, ठीक है ना। पहले वर्धा नदी में मिलती है, वर्धा नदी के बाद इसका नदी का नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता हो जाता है। फिर ये जाके गोदावरी में मिल जाती है। तो इस हिसाब से वैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी हुई। सिवनी जिले में वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध निर्मित है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। केन नदी। केन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई कटनी एवं बांदा जिले से गुजरकर यमुना में मिल जाती। तो केन नदी किसकी सहायक नदी हुई? यमुना नदी की सहायक नदी हुई। इसे सुक्तिमती व दीर्णावती नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट नाम क्या है? आपको सुक्तिमती तो याद ही रखना है कि किस नदी का प्राचीन नाम सुक्तिमती है। तो केन नदी का प्राचीन नाम सुक्तिमती है। कई बार पेपरों में पूछ चुका है नदियों के पुराने नाम। केन यमुना की एक उपनदी है, सहायक नदी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस नदी का सजर पत्थर मशहूर है। ये सजर नाम का एक पत्थर पाया जाता है इस नदी में, जो कि फेमस है। तो आपको मैं अगर केन नदी दिखाऊं तो ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से ऐसे होते हुए जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये है आपकी केन नदी। केन नदी की कुल लंबाई लगभग 227 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। फिर अगली नदी है आपकी सिंध नदी। मध्य प्रदेश के गुना जिले के शिरोंज नामक स्थान से सिंध नदी का उद्गम होता है तथा उत्तर प्रदेश के निकट सिंध नदी यमुना में समाहित हो जाती है। तो कहाँ से निकलती है? गुना जिले के सिरोंज नामक स्थान से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? सिंध यमुना नदी में जाके मिल जाती है। मतलब आपकी जो सिंध नदी भी हुई, ये भी यमुना की एक सहायक नदी है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 350 किलोमीटर। शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड जिले में प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है? तो शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड जिले में प्रवाहित होती है। तो मैं आपको सिंध नदी दिखा दूं तो ये सिंध नदी यहाँ से ऐसी जाती है, ठीक है ना। यहाँ से काली सिंध नदी जाती है कि यहाँ से ऐसी सिंध नदी जाती है, ठीक है ना। फिर काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है, जो राजस्थान में चंबल नदी में समाहित हो जाती है। तो काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर सोनकच्छ और देवास है। दोनों नगर आपको याद रखना है, दोनों नगर इंपॉर्टेंट है कि इस काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। तो सिंध और काली सिंध में डाउट मत खाइएगा। जो आपकी सिंध नदी है गुना से निकलती है, यहाँ से निकलती है और जाके फिर यमुना में मिल जाती है। और जो आपकी काली सिंध नदी है वो देवास जिले के बागली गांव के समीप से निकलती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। फिर आती है टोंस नदी। सलना नहीं है यहाँ पे, सतना। सतना जिले के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित तामस कुंड जलाशय से टोंस नदी का उद्गम होता है। तो कौन सी नदी, कहाँ से होता है? तामस कुंड जलाशय से टोंस नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। इसके पश्चात यह उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर इलाहाबाद के निकट सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो टोंस नदी किसकी सहायक नदी हुई? गंगा नदी की सहायक नदी हुई। बीहड़ व बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कुनो नदी। कुनो नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी पठार से होता है। इसके पश्चात यह मुरैना पठार को पार करती हुई चंबल नदी में समाहित हो जाती है। तो कुनो किसकी सहायक नदी हुई? चंबल नदी की सहायक नदी हुई। माही नदी, ये एक इम्पॉर्टेंट नदी है।
धार जिले में विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम होता है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार जिले के विंध्याचल पर्वत से होता है। यह नदी गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है, मतलब इस नदी का फ्लो किधर साइड होगा? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसका बहाव होगा। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की कुल लंबाई 472 किलोमीटर है। तो माही नदी की लंबाई कितनी है? 472 किलोमीटर। माही नदी का प्राचीन नाम महती तथा इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रवाहित होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है ना? तो माही नदी का बहाव किधर साइड होगा? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होगा। फिर आती है कन्हान। यह नदी छिंदवाड़ा जिले में स्थित पठार के पश्चिम भाग से कन्हान नदी का उद्गम होता है। यह वैनगंगा में दाईं ओर से समाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तो कन्हान नदी किसकी सहायक नदी हो गई? वैनगंगा की। पेंच नदी कन्हान नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से होता है। तो कन्हान नदी की सहायक नदी कौन हो गई? पेंच नदी। तो ये थे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पे जाके समाहित होती हैं, किस नदी की सहायक नदी है, इनकी कौन सी नदी सहायक नदी है, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं और कौन कौन से जलप्रपात या परियोजना इन पे है। मैं एक परियोजनाओं का अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना, और जलप्रपात का भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा जलप्रपात से रिलेटेड। अब हम नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी पर दुशाक से बना द्वीप। अब द्वीप क्या कहलाता है? तो द्वीप वह स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो नर्मदा नदी पे कौन सा द्वीप बना है? तो नर्मदा नदी पे दुशाक द्वीप बना है, जिस पर श्री ओमकार मानधाता का मंदिर है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सा द्वीप है और उस द्वीप पर कौन सा मंदिर है। तो नर्मदा नदी पर दुशाक द्वीप है, जिस पर ओमकार मानधाता का मंदिर है। फिर पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, वह तवा नदी के किनारे स्थित है। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी पठार है। फिर मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 2004 में की गई थी। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी निर्धारित करती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो चंबल नदी निर्धारित करती है। ग्रीक विद्वान टॉलमी ने नर्मदा को नमोदोष नाम से पुकारा है। ठीक है ना? तो नर्मदा को नमोदोष नाम किसने दिया है? टॉलमी ने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और किन जिलों में अधिकतम होता है अपरदन? तो भिंड और मुरैना जिलों में। और भिंड और मुरैना में सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो मुरैना जिले में होता है। किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? तो अवनालिका मृदा अपरदन होता है। चंबल नदी के उद्गम पर प्रसिद्ध संकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो चंबल नदी पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? संकेश्वर महादेव का मंदिर है। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम प्रेक्षा है। अब क्षिप्रा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसे मालवा की गंगा कहते हैं। उज्जैन नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। क्षिप्रा नदी में प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। वैनगंगा एवं वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहते हैं। यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना? नर्मदा नदी मंडला शहर को अपनी कुंडली में घेरती है, मतलब नर्मदा नदी जो है वो मंडला शहर के चारों ओर से गुजरती है, फिर उत्तर दिशा की ओर से निकल के आगे चली जाती है। सोन नदी में बाढ़ बहुत आकस्मिक व विनाशकारी आती है। ठीक है ना?
चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चचाई। और किस नदी पे स्थित है? बीहड़ नदी पे स्थित है। छोटी तवा नदी अवना व शुक्ता नदी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है ना। तो छोटी तवा नदी किस किस नदी से मिलकर बनी है? अवना व शुक्ता नदी से मिलकर बनी है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो नदियां जिस तरफ प्रवाहित होती हैं उस तरफ उस प्रदेश का ढाल होता है, ढलान होती है, क्योंकि पानी किधर साइड वो बहता है? जहाँ पे ढलान होती है। तो मध्य प्रदेश का ढाल किस साइड हो जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि दो नदियों का उद्गम कहाँ पे होता है? 3 किलोमीटर के अंदर, तो अमरकंटक से। फिर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से नदी तालाब जोड़ो परियोजना शुरू की गई थी, जिसका शिलान्यास 13 जनवरी 2012 को किया गया था। नदी तालाब जोड़ो परियोजना मतलब जो तालाब होते थे वो बरसात में भर जाते थे, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आते आते हुए खाली हो जाते थे। तो इन तालाबों को 12 मासी भरे रखने के लिए नदियों से जोड़ा गया। इसी को नदी तालाब जोड़ो परियोजना कहा गया। रामघाट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि एक वो क्या बोला जाएगा इसको, एक पवित्र स्थल है। पूरा स्थल एरण बीना नदी के किनारे स्थित है। एरण क्या है? एक पूरा स्थल है, मतलब यहाँ पे कुछ सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य यहीं से मिले थे, जो कि सागर जिले में स्थित है, और यह बीना नदी के किनारे स्थित है। इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। यशवंत झील इंदौर को जल की आपूर्ति करती है। माही नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो आज का वीडियो ओमकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। तो मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? भोपाल स्थित छोटा तालाब और बड़ा तालाब। अजयगढ़ किला केन नदी के किनारे स्थित है। मांडर एक झरना है जो कि नर्मदा और तवा नदी के संगम पर बनाया गया है। ठीक है ना। फिर नर्मदा और तवा नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात बनता है? तो मंदार जलप्रपात बनता है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर बना है। तो आज का जो क्वेश्चन है यही है कि मध्य प्रदेश पर सबसे बड़ा नदी पुल जो है उसकी लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। तमसा नदी को टोंस भी बुलाया जाता है। यह नदी सतना जिले से निकलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नदियों से रिलेटेड। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। कल का जो हमारा वीडियो होगा वह मध्य प्रदेश के जलप्रपातों से रिलेटेड होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।